वेलकम कोडगंज के कोडर्स। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फीचर्स ऑफ ओओपी डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए, जैक बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर रहता है, जो कि 5 मार्क्स के आसपास रहता है। झारखंड बोर्ड में पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने दे दिया जाता है, जिसमें कि आपको उसका डेफिनेशन लिखना होता है, उसका एडवांटेजेस लिखना होता है, उनका टाइप्स लिखना होता है, और साथ ही साथ पॉलीमॉर्फिज्म का एक कोड भी लिखना होता है, जहाँ पे ये दिखाया जाए, जिसमें से कोडिंग करके दिखाया जाए कि कोडिंग में पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह से दिखाया जाता है। आईसीएसई बोर्ड में कोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का नहीं पूछता है, बट क्वेश्चंस रहते हैं उससे। ठीक है, तो हर एक फीचर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। हमने ये जाना कि सी प्लस प्लस और जावा एक कैसा लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और कैसा कंसेप्ट यूज़ होता है उसमें, ओओपी का कंसेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, जब भी मैं पूछूँ वो कैसा लैंग्वेज है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और उसका कंसेप्ट, जो उसका प्रिंसिपल जो उसका फॉलो हो रहा है, उसके अंदर ओओपी का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात हम कहना चाहें कि मेन फीचर क्या है, फीचर्स ऑफ ओओपी। ये 4 फीचर्स है। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये तो है, ठीक ना। लेकिन इसका मेन मोटिव क्या होता है, फीचर्स ऑफ ओओपी होता क्या, हमें पता है कि पीओपी, एक होता है पीओपी और एक होता है ओओपी। पीओपी में हमने क्या पढ़ा था, पीओपी में हमने देखा था कि पीओपी में मेन जो उसका फोकस रहता है, किस में रहता है, फंक्शनिंग में रहता है। मेन उसका फोकस रहता है किस में, फंक्शनिंग में। फंक्शनिंग वो ठीक से कर पा रहा है नहीं। ओओपी में क्योंकि अब ये लेटेस्ट है, अब डेटा का बात होता है, डेटा सिक्योरिटी, तो डेटा पे फोकस करता है। ठीक है, अगर हम लोग गौर से देखें तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फंक्शनिंग भी अच्छा से करें और डेटा भी सिक्योर रखे तो कितना ही अच्छा बात होगा कि नहीं। तो मेन एम ऑफ ओओपी है, तो जो मेन एम है ओओपी का, वो है एक साथ इन दोनों को, डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रखे। ठीक है, डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करके रखे, मतलब एक गुच्छा बना के रखे, एक साथ रखे। तो एक मेन मोटिव ओओपी का यही है, और उस वो चीज़ करने के लिए, वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो भी ये 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ मदद करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप कहीं भी पढ़िएगा, सब सारे किताब में एक ही चीज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको डेटा एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनेशन में। ठीक है, कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इट इज़ द एक्ट। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग। जैसे सेकंड ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग। ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन या डेटा हाइडिंग ये लिखा हुआ आपको मिलेगा ज़्यादातर। ठीक है, तो मतलब डेटा हाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन जो हर बार आपको यही लिखना है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में, ये कि इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, एक्ट ऑफ, ठीक है, तो इसमें क्या हम समझे, इससे हम लोग और क्या समझ सकते हैं, इसको बेहतर तरीका से अगर समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं, वही एग्जांपल है कार वाला, जो आप लोग बहुत लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्पेशल है नहीं, इसमें वही एग्जांपल रहेगा कार का। ठीक है ना, चलो, एक लाइन भी नहीं बनता है यार सीधा कभी कभी। हाँ, चलो ठीक है, तो वही बात है, कार वाला एग्जांपल है, सिंपल सा कार का एग्जांपल है। क्या है कार का एग्जांपल में यही है कि जैसे कि एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, तो उसको अगर ब्रेक मारना है तो वो ब्रेक पैडल को दबाएगा। ब्रेक पैडल को दबाने से जो इंटरनल में जो चीज़ हो रहा है, वो जो ब्रेक लिक्विड फ्लो हो रहा है, जो लीवर प्रेस हो रहा है, वो सारा चीज़ जो हो रहा है, उसको उससे मतलब नहीं। उसको, एक ड्राइवर को क्या चीज़ से मतलब, कि ब्रेक मारे ब्रेक रुक गया। अब अंदर में कैसे रुका, कैसे काम किया, वो चीज़ कैसे हुआ, ये जानना उसके लिए ज़रूरी है नहीं। तो बस वही चीज़ है, समझ में आया क्या कि नहीं, कि वही है ओओपी में भी यही होता है, जितना चीज़ ज़रूरी है बस उतना चीज़ ही दिखता है, बाकी चीज़ को हाइड कर दिया जाता है, बस उसी को क्या कहते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कार वाला एग्जांपल से याद रखने का है ये वाला चीज़। ठीक ना, चलो,
इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, तो ये जैसे कि एक कैप्सूल है, ठीक है, ये देखो कैप्सूल है ना। ठीक है, तो ये कैप्सूल है। अब कैप्सूल दो चीज़ से बना हुआ है मेरा। अब जैसे कि कोई भी कैप्सूल होता है, कोई भी दवाई आप खाते हैं तो उसके अंदर बहुत बहुत कंपोनेंट रहता है। जैसे कि आप पैरासीटामोल खाते हैं, फीवर के लिए पैरासीटामोल खाते हैं, उसको पैरासीटामोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर पैरासीटामोल का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिससे कि फीवर कम होता है। उसमें कुछ पेन रिलीफर वाली होता है, कुछ टॉक्सिल्स भी होता है। तो दो तीन कंपोनेंट से मिल के कोई एक कैप्सूल बनता है, सब कुछ को एक कैप्सूल में डाला जाता है। उसी तरह होता है इनकैप्सुलेशन। तो हमने पढ़ा कि ओओपी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा और फंक्शन को एक साथ रखना, इन कैप्सूल, एक साथ कैप्सूल में बंद करके रखना, उसी को कहते हैं क्या? इनकैप्सुलेशन। मतलब एक साइड है कौन? एक साइड है डेटा और दूसरा साइड है कौन? फंक्शन। ठीक है, तो बस यही हो गया इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो जब डेटा एंड फंक्शन द डेट ठीक है, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। डेटा अलग था, फंक्शन अलग था, इन दोनों को एक ही चीज में रैपर की तरह मिला के एक ही साथ लगा दिए, तो उसी को क्या कहते हैं? रैपिंग ऑफ फंक्शन एंड डेटा इन अ सिंगल यूनिट, उनको एक बना दिए, उसी को क्या कहते हैं? इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझना है कि इनकैप्सुलेशन कैसे होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन मतलब कि क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू में आ जाता है। तो इनकैप्सुलेशन अचीव कैसे होता है? ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड बाय डिक्लेयरिंग ऑल मेंबर्स क्या? प्राइवेट। ठीक है, ऑल मेंबर्स प्राइवेट, ऑल मेंबर्स ऑफ क्लास प्राइवेट। ठीक है भाई, और इनकैप्सुलेशन के अंदर ही हम लोग वो गेट और सेट कमांड्स लिखते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोग देख सकेंगे ये वाला चीज़। ठीक है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। तो इनहेरिट करना, कुछ किसी से लेना, है ना। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि दादाजी का था तो उसको पापा को मिल गया, पापा जी का था तो बेटा को मिल गया, बेटा का है तो आने वाला उसका बेटा को मिलेगा, है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता है इनहेरिटेंस, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहते हैं? ओओपी का। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन होगा, क्या होगा? इट इज़ द इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड क्लास, इनहेरिट कौन करेगा? बच्चा लोग इनहेरिट करेगा। तो चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स क्या? द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में क्या आएगा? फंक्शंस आएगा, मेथड्स आएगा, है ना, द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच द चाइल्ड क्लास, क्योंकि चाइल्ड को मिलेगा, किससे मिलेगा? पेरेंट से मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है उसका डेफिनेशन में, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, द प्रॉपर्टी by which a child class inherits the features of its parent class। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। अब दो को क्लास हो गया तो एक पेरेंट क्लास हो गया। तो पेरेंट क्लास अगर है तो पेरेंट क्लास का अलग अलग नाम भी हो सकता है। जैसे कि ये पेरेंट क्लास है, मतलब जो ये दे रहा है, राइट। तो पेरेंट क्लास दे रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? पेरेंट क्लास अगर दे रहा है तो पेरेंट क्लास क्या हो जाएगा हमारा? सुपर क्लास भी बोल सकते हैं इसको, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, या तो क्या कह सकते हैं? इसको बेस क्लास बोल सकते हैं, क्योंकि यही है बेस, इसी से सब कुछ सारा ये क्लास बनने वाला है। बेस क्लास भी बोल सकते हैं। उसी तरह जो चाइल्ड क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास, क्योंकि ये बेस क्लास से आएगा। ठीक है, इसको सब क्लास बोल सकते हैं, सब क्लास। सुपर क्लास मतलब बड़ा वाला, सब मतलब से छोटा, तो सब क्लास भी बोल सकते हैं चाइल्ड क्लास को। ठीक है, इसका जब प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो थोड़ा सा वो भी दिखा देंगे किसे लिखना है। तो इसमें कीवर्ड क्या यूज़ होता है? इसमें अगर हम सी प्लस प्लस में करते हैं तो उसमें सिंपल सा ये इस2 यूज़ होता है, और जावा में इसका एक्सटेंस ये कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, दिखाने के लिए क्या? इनहेरिटेंस। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली और मॉर्फिज्म। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। ठीक है, मोनो मतलब वन होता है, डाई मतलब टू होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, पॉली मतलब मेनी होता है। और मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब एक चीज का बहुत सारा फॉर्म, किसी भी एक चीज का बहुत सारा फॉर्म, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, किसी भी एक चीज का
जैसे कि हम लोगों ने सेल को पढ़ा है, राइट, सेल पढ़ा है। सेल, ये एक सेल, सेल किसको किसको, सेल को एक बैटरी को भी सेल बोलते हैं, एक बायोलॉजी में भी सेल होता है कि नहीं, एक बैटरी की सेल होता है जो कि फिजिक्स का हो गया, जो कि फिजिक्स पार्ट का हो गया, ठीक है। एक बायोलॉजी में भी सेल होता है जो कि हम लोग के अंदर रहता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, होता है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, सेल जैसे कि कोई किसी को किसी संस्था, किसी जैसे कि किसी आप बैंक में जा रहे हैं तो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेल होगा, मतलब कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा। उसका एक कैशियर वाला सेल होगा, मतलब कि यहाँ पे कैश से रिलेटेड काम होगा, तो वो उसका मतलब वो भी होता है एक और। तो एक ही नाम तो एक ही चीज़ है लेकिन इसका फॉर्म अलग अलग है, एक ही नाम है लेकिन इसका फॉर्म अलग अलग है। तो उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हम लोग जब भी पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लिखेंगे तो हमेशा स्टार्ट करना इसी तरह, पॉलीमॉर्फिज्म इज मेड बाय टू वर्ड्स, पॉलीमॉर्फिज्म इज मेड बाय टू वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म का लिख देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन लिख देते हैं। चलो, समझ में आ गया। तो कोई भी एक फंक्शन को जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फंक्शंस होगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग ये नहीं ना बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं कि सेल नहीं बोल सकते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और फंक्शंस आता है। तो व्हेन अ फंक्शन इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट ऑपरेटर्स, इन मेनी डिफरेंट ऑपरेशंस, इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, इन मेनी डिफरेंट वेज, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी को समझना, ठीक है ना, कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और चीज़ है, इनहेरिटेंस जो आया, इनहेरिटेंस का कुछ कुछ एडवांटेज भी हमें पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस का एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इनहेरिटेंस का एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, मैंने जो कहा इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे कि पापा का कार है, पापा का कार है, अब ये इनहेरिट हो गया, अब किसको मिल गया, बच्चा को मिल गया, चाइल्ड, चाइल्ड को मिल गया। अब ये कार इसको मिल गया, मतलब ये कार को ये भी यूज़ कर रहा है, पापा भी यूज़ कर पा रहा है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कोड जो है, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी होता है ड्यू, ठीक है, ड्यू टू इनहेरिटेंस कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई कोड बनाया, उससे कुछ काम हो रहा है और वैसा ही टाइप का फंक्शनिंग हमको किसी और कोड में चाहिए तो वापस से उसी को ले सकते हैं, फिर से पूरा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका कोड रीयूजेबिलिटी होता है, ठीक है, कोड रीयूजेबल होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर कोड रीयूजेबल हुआ मतलब क्या, हमको फिर से सेम कोड को लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो फिर से नहीं पड़ा तो मतलब टाइम एंड मेरा एफर्ट, मेरा ताकत दोनों बचा, टाइम एंड एफर्ट इज रिड्यूस्ड, है ना, टाइम और एफर्ट दोनों बचा, ठीक है, टाइम और एफर्ट दोनों बचा मेरा, ठीक है। और क्या होता है, इनहेरिटेंस से एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है प्रोग्राम को, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर मिलता है प्रोग्राम को, स्ट्रक्चर टू द प्रोग्राम। मॉड्यूलर मतलब क्या सर, मॉड्यूलर मतलब प्रोग्राम जो है एक एक मॉड्यूल में टूट जाता है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें है तो इसके अंदर यही काम हो रहा है, इसके अंदर यहाँ इनपुट्स हो रहा है, इसके अंदर यहाँ सारा कैलकुलेशन हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे सारा डिस्प्ले हो रहा है। मतलब कि हमको अगर कुछ भी इनपुट डालना है तो हम सीधा यहीं पे आएंगे, अगर हमको कुछ कैलकुलेट करना है तो हम सीधा यहीं पे आएंगे, अगर हमको कुछ डिस्प्ले करना है तो हम सीधा यहीं पे आएंगे, पूरा प्रोग्राम में ढूंढते नहीं जाएंगे। तो अच्छा लगता है इसको, ये हर एक एक मॉड्यूल में टूट गया है। देखो ये 1 मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल, ये 3 मॉड्यूल। तो इस तरह से कभी भी जब ये छोटा प्रोग्राम है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस टाइम ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें पता हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इनहेरिटेंस का, ठीक है। इनहेरिटेंस पे और भी है, और भी बहुत सारा इसमें क्या कह सकते हैं एडवांटेज हम लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि अब देखो हमें पता है कि हर एक का मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल यहाँ, ये यहाँ, मतलब कि समझो कि अगर अगर इनपुट वाला चीज़ में कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो हम इसमें नहीं चेक करेंगे, इसमें नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट इनपुट वाला मॉड्यूल के पास चले जाएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे,
यानी कि क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। मेंटेनेंस का भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, किसके कारण, इनहेरिटेंस के कारण, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इनहेरिटेंस का एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, इसमें देखें एक बार, आपका पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें जहाँ तक हमको लगता है। और आईसीएसई बोर्ड में भी बस इसी तरह से आता है डायरेक्ट, ठीक है। और जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए लंबा सा आता है, इसमें एक्चुअली इनहेरिटेंस का टाइप होता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो ये सब एपीसी बुक में आगे चल के है। और जैक बोर्ड में भी अभी नहीं, क्लास 12 में ज़्यादातर है, ठीक है। तो वो जब हम लोग पूरा क्लास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा से इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को बहुत ही अच्छा से करना है, क्योंकि हर बार एग्जाम में आएगा, ठीक है। खासकर जैक बोर्ड के लिए तो डायरेक्ट 5 मार्क्स का आ जाता है। और आईसीएसई बोर्ड में ज़्यादातर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछता है, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो हमने समझा क्या, इनहेरिटेंस में ये भी समझा कि एक क्लास होता है ना, सुपर क्लास, बेस क्लास, चाइल्ड क्लास। इसको सुपर क्लास क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही सारा फीचर ट्रांसफर करेगा किसको, चाइल्ड क्लास को। तो ये सुपर क्लास हो गया। अब ये क्लास छोटा क्लास है, ये लेगा, इसलिए ये सब क्लास हो गया। यहाँ से ये ट्रांसफर होगा, इसलिए बेस ये हो गया, ये हमारा बेस है, इससे सब कुछ ट्रांसफर होगा। और ये हमारा डिराइव्ड, इससे डिराइव्ड होने वाला, तो इसीलिए ये डिराइव्ड क्लास होगी, किसी चीज़ से आना, तो उसको डिराइव्ड क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सारा एमसीक्यू बनाएंगे, सारा बुक में जो भी क्वेश्चंस आया उसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग का दिमाग उससे और ज़्यादा खुलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि चारों कंसेप्ट जो है, फीचर्स ऑफ ओओपी, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, आप लोगों को समझ में आया हो। और भी कुछ भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। चलो, थैंक यू। बस ये रिलेशन रिफ्लेक्शन है, जिसमें कि मैं आपसे कुछ इनपुट चाहूँगा, लाइक आपको क्या अच्छा चीज़ लगा पढ़ने में, क्या आप नया सीखे, क्या और चीज़ बेहतर हो सकता है। इस पॉइंट्स जब ये लाइव क्लास होगा तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ ही लिख सकता हूँ, राइट। लेकिन अभी ये रिकॉर्डेड है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके ऊपर अपनी राय दें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।